So hello my dear JETARs, myself Daksh and I welcome you to the channel of गौरव रॉय। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले जेई मेन 2025 जैन अटेम्प्ट के कुछ PYQs ऑफ द टॉपिक जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज द इनकरेक्ट, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करने। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब प्रोपीन कैसा होता है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे और एक सी यहाँ पे। अब प्रोपीन में क्या होगा, हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगी और यहाँ दो H जुड़े हुए होंगे इस तरह से टर्मिनल पे, और सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास H3 होगा CH3, राइट, और यहाँ पे बस एक ही H होगा। अब देखिए अगर आपको ना पता हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है तो मैं जरा आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ। किन्हीं भी दो डबल बॉन्ड्स के बीच अगर हमें देखना है कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं या नहीं, तो उनके ऊपर जो ग्रुप्स होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। मतलब देखिए जैसे यहाँ एक्स और वाई होने चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे भी एक्स डैश और वाई डैश होने चाहिए, आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं हो सकता। आपका समझ आ रहा होगा कि जैसे एक्स और एक्स ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, बट एक्स डैश और वाई डैश ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते अगर इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करना है। तो सिमिलरली एक्स और वाई कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, बट वाई वाई या वाई डैश जो है आपस में सेम भी होंगे तो भी चलेगा, कोई इसमें इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एच और एच दोनों एक सिंगल कार्बन पे सेम ग्रुप या सेम एटम अटैच्ड है, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा। तो ये एक हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है और हमें इनकरेक्ट ही बताने हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो भी ट्रांस एल्कीन्स या ट्रांस डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या होता है, जो सेम ग्रुप्स या एटम्स होते हैं ना वो अपोजिट साइड पे होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताने। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिस ब्यूट 2इन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूट 2इन। अब ये भी देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे, देखो सिस कैसा होता है हमारा, कुछ इस तरह का होता है। अब इसका डाइपोल मोमेंट जो है ना नेट, वो इस तरफ आ जाएगा हमारा ऊपर की साइड, बट जो हमारा ट्रांस ब्यूटीन होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जो है जीरो आता है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह और इस साइड, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो आ जाता है। तो इसलिए ये जो हमारा सी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। अब हम डी की बात करें तो 2 मिथाइल ब्यूट 2इन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो देखो इसको अपन सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बात करें हम, ब्यूट 2इन, तो पहले हम 4 कार्बन बना लेते हैं सिंपली, ठीक है, इस तरह से। पहले हमने 4 कार्बन बना लिए हमारे। अब उसके बाद सेकंड जो हमारी कार्बन है उनके बीच है हमारे पास डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ है ब्यूट 2इन, और 2 पे ही मेरे पास एक मिथाइल भी है। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक CH3 भी है। अब बस हम हाइड्रोजन से ऐड कर देते हैं ताकि सबकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे भी CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई और यहाँ एक CH3 आ जाएगा। अब देखो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये वाला जो कार्बन है इस पे दोनों सेम ग्रुप्स हो गए, यहाँ भी CH3 है यहाँ भी CH3 है। तो ये जो हमें कंपाउंड दिया गया है ये तो GI ही शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स की तो बात ही नहीं आती है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी हम हमारे आंसर में काउंट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। अब ये भी देखो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रांस आइसोमर होता है ना वो अपनी इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है ना, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम ऑब्वियसली इनके जो सॉलिड फॉर्म्स है उनकी बात करेंगे, सॉलिड स्टेट की। तो उस केस में क्या होता है ना, इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है ट्रांस आइसोमर्स की ये काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो भी बढ़ जाता है। तो ट्रांस आइसोमर्स की तो उल्टी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, तो इससे भी हम हमारे आंसर में काउंट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाते हैं A, D और E, और ये है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। Okay, now moving on to next question. So our second question says how many different stereoisomers are possible for the given molecule. अब देखिए stereoisomers में ना हम हमेशा दो तरह के आइसोमर्स काउंट करते हैं, एक तो GI which are geometrical isomers and उसके अलावा हम काउंट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स OI। तो ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करने के लिए तो हमें क्या देखना होगा,
कायरल सेंटर्स देखने होंगे कि भाई हमारे कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर्स है। कायरल सेंटर्स का मतलब क्या होता है कि भाई जिस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप्स या एटम्स अटैच्ड हो उस पर्टिकुलर कार्बन को हम क्या बोल देते हैं, कायरल सेंटर। और उस कायरल सेंटर के अक्रॉस हमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑब्जर्व करने को देखने को मिलते हैं। और देखिए अब यहाँ में डबल बॉन्ड गिवन है और डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये वाला जो कार्बन है इस पे दो अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है। कैसे, एक तो H और एक है CH3। और सिमिलरली ये वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इस पे भी एक तो हमारे पास H ग्रुप अटैच्ड है और एक ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है हमारे पास, है ना, ये भी बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप होगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा तो जो तो दो तो हमारे पास आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और अब देखिए इस वाले कार्बन को देखिए, इस वाले कार्बन पे एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक हमारे पास है OH और एक हमारे पास ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप है कुछ अलग ही। तो आप देख रहे होंगे कि ये चारों ही ग्रुप अलग है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक कायरल सेंटर आ जाएगा कुछ इस तरह से। स्टार से हम कायरल सेंटर को डिनोट करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑब्जर्व करने को मिल रहे होंगे, तो हमारे पास टोटल जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो निकल के आ जाएंगे 4। और ये है हमारे थर्ड ऑप्शन में, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने जीओसी के साथ ही IUPAC के भी क्वेश्चंस ले लिए क्योंकि इसके शायद सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए थे इस पर्टिकुलर जनवरी अटेम्प्ट में। तो देखिए द क्वेश्चन क्या गिवन है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हमें सबसे पहले IUPAC नेमिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है, अपनी पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी होती है। पेरेंट चेन क्या होती है, हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है और हमें नंबरिंग इस तरह से चालू करनी होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स हम उसमें इंक्लूड कर ले, साथ में साथ हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, वो भी जो है हमें उससे लोएस्ट नंबर मिल जाए नंबरिंग के टाइम। अब देखो हमारे पास ये दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो हमारे पास है एसिड और एक है हमारे पास है एस्टर। तो आप ध्यान रखना कि एसिड की जो प्रायोरिटी ऑर्डर होती है वाइल नॉमेनक्लेचर वो हमेशा ज्यादा होती है देन एस्टर, तो इसलिए हम नंबरिंग जो है यहाँ से चालू करेंगे। तो देखिए 1, फिर यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4 एंड देन 5। अब 6 यहाँ ना लेके हम यहाँ ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, राइट। तो देखिए ये हमारी 6 मेंबर की पेरेंट चेन हो गई 6 कार्बन की, राइट। अब हमारे पास 2 और 5 पे यहाँ मिथाइल है और ये जो हमारा ईस्टर है ना, इसका जब हम नेमिंग करते हैं व्हेन इट इज एज लोकेंट, तो इसका नेमिंग क्या होता है, एल्कोक्सी। ध्यान दीजिएगा इसकी नेमिंग जो होती है व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ लोकेंट देन इट इज एल्कोक्सी एंड कार्बोनिल। ओके, तो हमें देखना है कि ये कौन से वाले ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट नेम जो है इसका गिवन है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, सो देखिए हमारे पास या एल्कोक्सी की जगह क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी, क्योंकि इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 6 मिथाइल कार्बोनिल, देन 2 और 5 पे क्या था हमारे पास मिथाइल, कितने मिथाइल हो गए 2, तो इसलिए डाई मिथाइल। और फिर कितने मेंबर की चेन थी, 6 मेंबर पेरेंट चेन थी, तो इसलिए आ गया हेक्स और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन। अब एन का ई हट गया और क्या आ गया, ओइक एसिड आ गया। क्या आ गया, ओइक एसिड, बिकॉज हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड की नेमिंग समझ आई होगी कि किस तरह से हमने नेम किया है और क्या अप्रोच रही थी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो देखो हमें यहाँ सिंपली एक कार्बोकेटाइन दिया गया है, देखो आप देखोगे तो सब में सेम ही कार्बोकेटाइन है, बस अलग अलग ग्रुप्स अटैच कर दिए अलग अलग पोजीशंस पे। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला हमने देख लिया, सेकंड वाले में क्या है, जो हमारा कार्बोकेटाइन है उसके मेटा पे एक एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। अभी एक्टिवेटिंग ग्रुप कर क्या रहा होगा ना, बेसिकली इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। बट ये जो कार्बोकेटाइन है हमारा ये तो इसके मेटा पे है, तो यहाँ तो क्या है, कोई भी ये स्टेबिलिटी में आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होगा। और अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें तो यहाँ जो इसका ऑक्सीजन है ये बिल्कुल पैरा पे अटैच्ड है हमारे कार्बोकेटाइन के, और ये अपने जो लोन पेयर्स है ये इसमें डोनेट भी कर रहा होगा, तो इस वजह से जो हमारी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होगी। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन में देखें तो ये जो CH3 है ये भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज तो कर रहा होगा, बट ये किससे कर रहा होगा, आई इंडक्टिव इफेक्ट से, ये कर रहा होगा प्लस आई इफेक्ट से। जबकि जो हमारा OMe है, राइट, ये किससे कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट से। और जो हमारा रेजोनेंस होता है प्लस आर इफेक्ट, इट इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई इफेक्ट। तो इस वजह से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। वाई, बिकॉज एक तो प्लस आई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है और इस वाले जो थर्ड सेकंड वाला कंपाउंड है इसमें तो OMe कुछ भी कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है स्टेबिलिटी में। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोपेन मॉलिक्यूल
ऑन क्लोरीनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जा रहे हैं हम लिखते जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्रोपेन था और इसका हमने क्लोरीनेशन करा दिया। ऑलराइट, कौन सा क्लोरीनेशन? फोटोकेमिकल क्लोर, मतलब हमने क्या लिया, सनलाइट ली और उसके साथ Cl2 लिया, ठीक है, इसका क्लोरीनेशन करा दिया। एंड कंडीशन गिव्स 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। तो अब हमें 2 क्लोरीन्स अटैच करने हैं इस प्रोपेन के ऊपर। तो देखिए एक क्लोरीन तो मैं ऐसे अटैच कर देता हूँ और दूसरी क्लोरीन इसी सेम कार्बन पे अटैच कर देता हूँ इस तरह से, क्योंकि हमें डाइक्लोरीन कंपाउंड्स बनाने हैं। और इसके साथ हम दूसरा अलग तरीके का कंपाउंड जो बना सकते हैं ना, वो कुछ इस तरीका बना सकते हैं कि एक Cl यहाँ पे है और एक Cl यहाँ पे है। तो ये भी जो है हमारा डाइक्लोरो कंपाउंड बन जाता है। ओके, एक्स एंड वाई। और अगर हम चाहे तो एक और कंपाउंड हम बना सकते हैं कुछ इस तरह से, डाइक्लोरो कंपाउंड। एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। अब इन्होंने पता नहीं क्यों जो है सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स दिए, जबकि यहाँ बनने 3 प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। बट स्टिल हम देख लेते हैं 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। अमंग्स एक्स एंड वाई, एक्स इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो देखिए अब हमें यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा मॉलिक्यूल दिख रहा है। अब यहाँ देखो सेम कार्बन पे 2 Cl आ गए, तो ये तो कायरल सेंटर बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वाले का अगर हम मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ हमारे पास जो है ये वाला कार्बन कायरल सेंटर बनते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक यहाँ पे हमारे पास हो गया क्लोरीन, एक हो गया मिथाइल, एक ये वाला ग्रुप हो गया और एक इसमें H भी अटैच्ड है यहाँ पे, जो हमने शो नहीं करा था बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो एक यहाँ H भी अटैच्ड है, तो इसके पास 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो गई। तो इस वजह से ये जो है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाता है। नाउ how many trichloro products consider only structural isomers, okay, will be obtained from X when it is treated with chlorine under the photochemical condition। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमारा ये जो X है ना, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसका हम फर्दर फोटोक्लोरिनेशन करा रहे हैं कुछ इस तरह से। ये था हमारा X कंपाउंड, तो इसका हम फोटोक्लोरिनेशन करा रहे हैं वापस से, ऊपर वाला ही जो रिएजेंट था उसको एज इट इज यूज करा है। और इसका जब हम फोटो क्लोरिनेशन करा रहे तो इन्होंने पूछा है कि हमें कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स और मिल रहे होंगे। देखिए एक प्रोडक्ट तो हमें मिल जाएगा कि यहाँ तो हमारा Cl था ही, एक Cl हमारे टर्मिनल पे था और जो थर्ड Cl है वो भी हम इसके टर्मिनल पे ही लगा दे कुछ इस तरह से, राइट। और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बन सकता है वो कुछ इस तरह का बन सकता है कि एक Cl यहाँ पे तो था ही इसके मिडिल कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन पे, एक Cl यहाँ पे रख दिया हमने और उसके बाद एक Cl हम रख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे ना, दोनों Cl ही इस वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। किस तरह से? कुछ इस तरह से कि ये रहा हमारा Cl मिडिल वाला और यहाँ पे 2 हमने क्लोरीन एटम्स और अटैच कर दिए। ऑलराइट, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास टोटल 3 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इसके, क्योंकि इनमें हम क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही हमें कंसीडर करने हैं। तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं 3, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एंड मॉलिक्यूल्स इज। तो देखो जब भी आपको इस तरह की स्पीशीज दिख जाए ना, बड़ी बड़ी रिंग्स है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें हमेशा एरोमेटिसिटी वाला एंगल लाने की कोशिश करना। तो एरोमेटिसिटी में क्या होता है ना, अगर आपने हक्कल्स रूल या हक्कल्स लॉ ऑफ एरोमेटिसिटी पढ़ा हो, तो अगर किसी भी कंपाउंड में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, कितने? 2n प्लस 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होते तो वो कंपाउंड जो है हमारा क्या बन जाता है? एरोमेटिक। और अगर उसमें सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद हो तो वो क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अब आपको बता दूं कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, राइट, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसकी तो स्टेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा। एरोमेटिक कंपाउंड के बाद आ जाता है हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या आ जाता है हमारा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कुछ इस तरह से। और सबसे कम स्टेबिलिटी, जो सबसे घटिया स्टेबिलिटी रखता है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच, वो रखता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर मैंने आपको बताया 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हुए तो वो वाला कंपाउंड क्या होगा? सबसे कम स्टेबल कंपाउंड होगा और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने सबसे पहले। तो देखो जैसे P वाले में 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस डबल बॉन्ड में हो गए और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इस नेगेटिव चार्ज में, तो यहाँ कितने हो गए?
4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ और 2 यहाँ, तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये कितना हो गया हमारे पास, 4, एन की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमें क्यू की देखने को मिल रही होगी। अब आर की बात करें तो आर में भी आप कह सकते हैं कि भैया ये तो जो है हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप बिल्कुल गलत होंगे। वाई, बिकॉज ये जो है ना हमारा, ये है एनुलिन 8। अब एनुलिन 8 जो होता है ना, ये नॉन प्लेनर होता है। क्या होता है, ये नॉन प्लेनर होता है। इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो इस वजह से जो है ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। अब एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सभी प्लेनर होते हैं। बट ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना हमारा, एनुलिन 8 इसका नाम होता है, ये नॉन प्लेनर होता है, तो इस वजह से ये किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये वाला ऑर्डर की एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो यहाँ भी यही हो रहा है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्यू, क्योंकि ये है एरोमेटिक। उसके बाद आ जाएगा आर, क्योंकि ये है नॉन एरोमेटिक, ये है फर्स्ट ऑप्शन में। और उसके बाद आ जाएगा पी, क्योंकि ये है हमारा एंटी एरोमेटिक। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। Now moving on to next question, question number 7, which of the carbocations from the following is most stable। तो देखिए यहाँ भी जो है हमें बेसिक सा कार्बोकेटायन सब में सेम दिया गया है, और इसके बाद बस इसको स्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स रखे गए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये जो CH2 है ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट। तो ये भी स्टेबल तो कर रहा होगा, बट किस इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से। देन सेकेंड वाले में देखें तो भाई ये तो डायरेक्ट ही अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट कर रहा है। अब देखिए ये जो प्लस है ना, ये रेजोनेंस करके यहाँ भी आ जाएगा। और अगर आप देखें तो इसके जस्ट एडजेसेंट कौन सा एक लोन पेयर एटम जो है प्रेजेंट है, तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा और ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई होगी इन सभी गिवन ऑप्शंस में। और एफ जो है ये तो भाई विड्रॉ करेगा, हमारे हेलोजन्स जो है तो विड्रॉ कर देते हैं, तो डीस्टेबलाइज करेगा हमारे कार्बोकेटायन को ही, तो इसको तो हमें गिनना ही नहीं है। फोर्थ में देखें तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ऊपर जैसे ही हमारे पास एक लोन पेयर एटम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो है ना एक कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और कार्बोनिल के कार्बन पे क्या होता है, डेल प्लस हमारे पास चार्ज होता है। तो इसका जो लोन पेयर है ना, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, फोर्थ वाले ऑप्शन में, उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारा ये वाला ऑक्सीजन डोनेट कर पा रहा होगा। तो इस वजह से इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटायन होगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड वाले में, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको इस वाले ग्रुप से ही मिल रही होगी। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास OCH3 एंड NHCO CH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, अगर हम डायरेक्टली इसको किसी भी रिंग से अटैच कर दें तो ये लोन पेयर डोनेट कर पाएगा या नहीं। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑफकोर्स ये डायरेक्टली अटैच करने पे कर देगा। यहाँ नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑल्दो इसके साथ एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, अगर आप देख रहे हो तो CO ग्रुप अटैच है, तो ये इसके लोन पेयर कुछ अमाउंट में अपने तरफ भी खींच रहा होगा, बट स्टिल ये रिंग में डोनेट कर पाएगा। तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये वाला ऑप्शन जो, ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। नाउ सेकंड है CN एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये बिल्कुल गलत है। व्हाई, बिकॉज CN तो जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, खींचेगा रिंग से जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बट जो हमारा OH है वो तो भाई एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो तो ऑर्थो और पैरा पे जो है डायरेक्ट करेगा। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा बी स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू सी स्टेटमेंट, CN एंड SO3H आर मेटा डायरेक्टिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है। व्हाई, बिकॉज CN भी जो है हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और SO3H भी जो है हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। व्हाई SO3H, बिकॉज देखो जैसे हमारे कार्बोनिल कार्बन पे क्या होता है, डेल प्लस चार्ज होता है, तो वैसे ही जो हमारा SO होता है ना उस पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है रिंग से जिससे भी अटैच होता है, तो इसलिए ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। नाउ डी देखे तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग जैसे ही बिहेव करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट, हैलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। देखिए यहाँ ना काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मान लो ये हमारी कोई भी बेंजीन रिंग है, राइट, और इसके साथ एक एक्स अटैच्ड है। अब अगर मुझे इस पूरे कंपाउंड की रिएक्टिविटी देखनी है, राइट, तब तो मैं एक्स का कौन सा डीएक्टिवेटिंग नेचर कंसीडर करूंगा,
राइट, इसका डीएक्टिवेटिंग नेचर कंसीडर करूंगा। बट अगर मुझे ओरिएंटेशन देखनी है, मान लो मेरा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ गया है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करने, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ गया है और उसे देखना है कि मैं कौन सी पोजीशन पे अटैक करूं, तो तब हम इसका एक्टिवेटिंग नेचर कंसीडर करते हैं सिर्फ ओरिएंटेशन के टाइम। सिर्फ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के टाइम हम इसका एक्टिवेटिंग नेचर कंसीडर करते हैं गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए जेईई मेंस में, तो ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। और अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने तो उसमें भी लिख लेना कि ओरिएंटेशन के टाइम ही जो है हम किसी भी हैलोजन का एक्टिवेटिंग नेचर कंसीडर करते हैं। अदरवाइज अगर हमें पूरे ही मॉलिक्यूल की हमें रिएक्टिविटी कंसीडर करनी है तो हम एक्स का हमेशा डीएक्टिवेटिंग नेचर ही कंसीडर करेंगे। और यहाँ देखिए हमें डीएक्टिवेटिंग नेचर ही कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ बोला तो है नहीं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है या वो अटैक कर रहा है, हमें सिंपली गिवन है हैलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो भाई ये पूछ रहा है उस सेंस में कि भाई अगर हमारे पास एक एराइल हैलाइड है तो क्या वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसमें एक्स? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने थे, राइट। तो हमारा हो जाएगा ए सी एंड डी। तो ए सी एंड डी है हमारे फोर्थ ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर 5-phenyl पेंट 4-ene-2O। भाई बड़ा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम हमें यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिनाइल है भाई इसमें, तो पहले हमने एक बेंजीन रिंग जो है वो ड्रॉ कर ली। ओके, अब इससे एक कार्बन अटैच्ड है और उसका स्ट्रक्चर कितना है, मतलब उसकी स्केलेटन जो है वो 5 कार्बन का है। तो पहले हम यहाँ से एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं, सॉरी रिंग नहीं ब्रांच, 1 2 3 4 5। लवली। अब देखिए यहाँ से अगर हम नंबरिंग चालू करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 पे है ऑल, मतलब क्या OH, राइट। और उसके बाद है 4 पे इन है हमारे पास, तो 1 2 3 4, राइट। 4 पे हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो रहा होगा हमारे जो है कंपाउंड का। अब हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या हम देखेंगे अगेन, GI और OI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कैसे देखते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए सिंपली हमें क्या देखना है, कायरल का कार्बन। तो पहले देख लेते हैं कायरल सेंटर कहाँ पे है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखो यार यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच्ड है, ये डिफरेंट हो गया, एक CH3 ये डिफरेंट हो गया, एक ये पूरा बड़ा सा ग्रुप अटैच्ड है तो ये भी डिफरेंट हो गया, और एक इस कार्बन पे H भी अटैच्ड होगा जो हम बॉर्डर लाइन रोटेशन में रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके, तो दो तो हमारे पास क्या आ गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हमें देखना है कि भाई डबल बॉन्ड के अक्रॉस अलग अलग ग्रुप्स है या नहीं। तो एक तो यहाँ पे H होगा, राइट, जो हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में नहीं शो करते, और एक ये बड़ा सा ग्रुप होगा, राइट। इसके बाद जितना भी है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे भी, अब ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, इस पे भी एक जगह तो क्या है हमारे पास H, और दूसरी जगह क्या है, फिनाइल है। तो इसलिए यहाँ दोनों ही कार्बन पे अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है, तो इसलिए हमारे पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी, या दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी यहाँ ऑब्जर्व करने को मिल रहे होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, 4। तो देखिए 4 है हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इज। ठीक है, तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन देख के ना काफी सारे बच्चे किसकी तरफ भागते हैं, ए की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई 3 फिनाइल अटैच्ड है एक ही कार्बोकेटायन के ऊपर, क्या ही गजब का स्टेबलाइज्ड होगा। बट वो सी ऑप्शन को देखना भूल जाते हैं। अब देखो यहाँ सी ऑप्शन में जो मेरा प्लस है ना, ये खुद ही एक एरोमेटिक आप कह सकते हैं कंपाउंड के अंदर है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, और इसका कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और जो मेरा कार्बोकेटायन है वो खुद एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। तो उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी बजाय के एक ऐसे कार्बन के जो आसपास की अटैच्ड दूसरी एरोमेटिक रिंग्स के अंदर अपनी जो है उनके थ्रू अपने खुद को स्टेबलाइज कर रहा है, उनके थ्रू अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे यहाँ मेरा जो कार्बन है ये दूसरी एरोमेटिक रिंग्स के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है और खुद को स्टेबलाइज कर रहा है। बट ये वाला जो हमारे कार्बोकेटायन है ये तो भाई खुद ही एक एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, तो ये कितना ज्यादा एक्सेप्शनली स्टेबल होगा। तो इस वजह से यहाँ जो है मेरा सी सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाता है। उसके बाद ऑफकोर्स है क्योंकि इस पे 3 फिनाइल ग्रुप्स है, देन बी क्योंकि इस पे 2 फिनाइल ग्रुप्स है, और सबसे कम स्टेबलाइज्ड होगा हमारा लास्ट वाला कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से ही ये हो रहा है, बल्कि इन दोनों में कौन सा इफेक्ट लग रहा था, प्लस आर इफेक्ट। तो इस वजह से हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सी, उसके बाद ए, देन बी, और सबसे एंड में डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
Now moving on to next question. So next question is given below are two statements. Okay, so statement 1 says this compound and this compound are isomeric compounds. अब देखो आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, राइट। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे होगा, तो भाई पहले तो हम कार्बन ही काउंट कर लेते हैं सबसे पहली चीज। तो देखो ये 5 की रिंग है और एक कार्बन मिथाइल यहाँ पे अटैच है, तो इसमें कितने कार्बन हो गए 6। और यहाँ भी देखो तो ये 6 की रिंग है, तो हमने कार्बन तो काउंट कर लिया। अब हाइड्रोजन कैसे काउंट करें, तो यार देखो एक एक हाइड्रोजन काउंट करने से अच्छा इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो। क्या देख लो, DOU देख लो, इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है ना वो। तो यहाँ देखो एक रिंग है, सिर्फ एक रिंग है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई 1। और यहाँ सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, राइट, और कुछ भी नहीं है, ना कोई डबल बॉन्ड है ना कोई मेरे पास रिंग है, तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो गई 1। तो दोनों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है, दोनों के नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम ही होंगे। तो ये बिल्कुल हमारे जो है आइसोमेरिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, तो ये तो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 2 की बात करें तो यहाँ मुझे फंक्शनल आइसोमर है या नहीं, तो पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन ही गिन लो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ मेरे पास 5 कार्बन है और यहाँ भी गिन लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 कार्बन है, ठीक है। कहीं भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, ओके। और एक जगह मेरे पास है 1 डिग्री, क्या है 1 डिग्री अमाइन है, ओके। और एक जगह मेरे पास है 2 डिग्री अमाइन। अब आपको पता हो या ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो प्राइमरी टर्शरी और सेकेंडरी अमाइंस होते हैं उन्हें हम अलग अलग सेपरेट फंक्शनल ग्रुप्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो इस वजह से ये जो हमारे आइसोमर्स है ना ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। सेकंड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। Now moving on to next question. So next question is the number of nucleophiles from the following is। तो हमें देखना है कि यार इनमें से कितने कंपाउंड है जो पॉजिटिव चार्ज के बुक है, जिन्हें पॉजिटिव चार्ज के प्रति बहुत ही अच्छी एफिनिटी है। तो सबसे पहले तो देखो हमारा NH3, इस पे क्या होता है लोन पेयर होता है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए उत्सुक होता है, तो इसलिए इसे भी हम एज न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास PHSH-। देखो जैसे हमारे पास फिनॉल होता है ना, कुछ इसी तरह से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग हो गई और इस पे जो है मेरे पास एक SH हो गया, राइट। तो अगर मैं इसे डिसॉल्व करूंगा तो ये मुझे क्या दे रहा होगा ना अगर मैं मान लो इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ये मुझे दे रहा होगा S-। जैसे मुझे O- मिल जाता है ना फिनॉल में, तो वैसे ही मुझे S- मिल रहा है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा मेरा, राइट। फिर नेक्स्ट है एस के ऊपर देखो इस तरह से मेरे पास सल्फर है और इसके ऊपर एक Me है और यहाँ दूसरा Me है, राइट। और 2 लोन पेयर भी है भाई, सल्फर के ऊपर मेरे पास दो लोन पेयर भी प्रेजेंट होते कुछ इस तरह से। तो इसके ऊपर देखो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है, तो ये ऑफ कोर्स आएगा कि कहीं तो इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए और ये उस पर चला जाए और अपनी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम कर ले। क्यों, क्योंकि यहाँ भी जो है मेरे पास प्लस आई इफेक्ट से इसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, तो इस वजह से ये भी जो है मेरा न्यूक्लियस लविंग या आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ एफिनिटी रखने वाला स्पीशी हो जाता है, तो इसको भी हम न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लेंगे। और फिर हमारे पास है एल्कीन। अब देखो एल्कीन में तो ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इधर मेरे पास वीक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ 1 पाई बॉन्ड, तो इसलिए ये भी जो मेरा है न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। फिर मेरे पास है OH-। अब OH- भी जो है मेरा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें H3O+ की, तो H3O+ मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। वाई, बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भाई, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ऑफकोर्स इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अगर हम CO इसकी बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करता है। वाई, बिकॉज देखो इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो ये कुछ इस तरह का होगा, ये मेरे पास कीटोन है, राइट। और मैंने आपको बताया था जब भी कार्बोनिल ग्रुप होता है तो इसके जो कार्बन होते हैं उसके ऊपर क्या होता है डेल पॉजिटिव चार्ज, तो इसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा ना कि न्यूक्लियोफाइल। और NCH3 भी जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कंसीडर होता है, ओके। तो हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोफाइल्स कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। तो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज। इसका क्या मतलब है कि मैंने ये जितने भी कंपाउंड्स है ना एक एक कंपाउंड को अलग अलग कंटेनर लिया और पानी के अंदर मिला दिया, तो मुझे देखना है कि भाई कौन सा वाला जो कंपाउंड है वो जल्दी बॉयल हो जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो मुझे देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब जिनको नहीं पता हो
तो भाई अगर किसी भी कंपाउंड को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी हो, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल अगर उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी हो, तो उसके जो ग्रुप्स है उन्हें एक दूसरे के रिस्पेक्टिव ऑर्थो पे होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ जो ग्रुप्स है ये बिल्कुल ही एडजेसेंट कार्बन्स पे है, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे जो है नाइट्रोजन भी है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और लोन पेयर्स भी रखते हैं। तो ये जो है मेरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। मेरा बी वाला भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन पे है। और जब भी एक दूसरे के पैरा पे ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर, मतलब बाकी के जो, अब मैंने आपको बताया था कि मैं इसको H2O में डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बाकी के जो H2O के मॉलिक्यूल्स है ना, इस तरह से इनसे ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, या इसी तरह के बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे होंगे, आपस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है ना, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। अब वो क्यों बढ़ जाता है, अब आप समझो तो सही कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये अपने ही जैसे और मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन बना रहा है और वाटर के साथ भी बना रहा है, तो इसका मान लो पहले शेप इतना था तो वो बढ़ के इतना हो जाएगा, राइट। अब मैंने आपको बताया होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बल्क फिनोमिनन होता है, तो उसमें साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर साइज इंक्रीज हो गया तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ये दोनों मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट एग्जिबिट करते हैं, और हाई बॉइलिंग पॉइंट एग्जिबिट करते तो ऑफ कोर्स स्टीम वॉलेटाइल इजीली नहीं होंगे, और ए और बी जो है हमारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते, तो इसलिए ये दोनों स्टीम वॉलेटाइल हो जाएंगे। तो इसमें हमारा आंसर है सिर्फ ए एंड बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अगेन IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हमारे पास फर्स्ट एक एल्कीन गिवन है, सॉरी एल्केन गिवन है, तो हमें यहाँ इसकी नंबरिंग चालू करनी है। तो आप देखो कहीं से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास 2 कार्बन है और यहाँ भी मेरे पास 2 कार्बन है, तो अब आपको कंफ्यूजन आ सकता है किस साइड से करें। तो अब हम देखते हैं कि भाई लोकेंट का नाम क्या रहा होगा। यहाँ जो है मेरे पास इथाइल है, तो ये ई से चालू हो रहा है, और यहाँ मिथाइल है तो ये एम से चालू हो रहा है, तो अल्फाबेटली मेरे पास जो इथाइल है वो पहले आता है, तो इसलिए मैं जो नंबरिंग है यही से चालू करूंगा, क्योंकि दोनों साइड से करने पे जो मेरा लोकेंट है वो फर्स्ट लोकेंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब मैं इस साइड जाऊँ या इस साइड जाऊँ, तो इस साइड जाऊंगा, क्योंकि इस साइड लंबी चेन मिल रही है मुझे, कैसे 6 एंड 7, यहाँ देखो 2 कार्बन है ना, तो 7, ठीक है। तो अब इसकी मैं नेमिंग करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी 3 पे मेरे पास इथाइल है और 5 पे मिथाइल है। तो पहले तो देख लो भाई हेप्टेन का है, क्योंकि 7 मेंबर्ड मेरे पास पेरेंट चेन है, तो हेप्टेन मेरे पास दो दो ऑप्शन में है, बट जो मेरे पास 3 इथाइल और 5 मिथाइल सेकंड ऑप्शन में ही है, तो मैं यहाँ इसको मैच कर देता हूँ। अब बी की देखे तो यार देखो बी थोड़ा सा कॉम्पैक्टेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो भाई इस पे दिमाग लगाने से पहले कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, पहले सी और डी का नॉमेनक्लेचर कर लो, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपने 3 ऑप्शन भी सही आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो चौथा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ हम नंबरिंग चालू करेंगे, तो यहाँ 1 2 एंड देन 3 और फिर 4 और फिर 5, राइट। तो ये मेरे पास 5 मेंबर जो है पेरेंट चेन हो जाती है। अब देखो इसमें दो मेरे पास इन एल्कीन्स प्रेजेंट है, तो देखो डाई इन कौन से वाले नाम में आ रहा है, सबसे पहले डाई इन मेरे पास जो है लास्ट वाले ऑप्शन में है, और देखो इसके 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ भी 2 मिथाइल हो गया। और मेरे पास जो है डबल बॉन्ड वो किस कार्बन से स्टार्ट हो रही है, एक तो फर्स्ट कार्बन से और एक थर्ड कार्बन से, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया 1 3, और पेंट बिकॉज 5 कार्बन थे तो पेंट पेंटा डाई इन, तो मेरा ये जो है सी वाला मॉलिक्यूल इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में। अब डी वाला आप मॉलिक्यूल देखिए, तो इसमें आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि मैं किस साइड से नंबरिंग चालू करूं, मैं मेरे लोकेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दूं या मेरी डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूं। तो हमेशा हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए मेरी नंबरिंग जो है यहाँ से चालू हो रही होगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ऑलराइट। तो इसकी अगर मैं नेमिंग करूं तो मेरे पास 4 पे मिथाइल आ जाएगा, 4 मिथाइल ये रहा, 4 मिथाइल पेंट 1 इन, तो मेरा जो डी वाला है वो मिल जाता है 1 से। तो देखो आपको बी वाले का तो नेम, बी वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपको इन 3 से ही अपना आंसर मिल जाएगा। बट स्टिल मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप ये जो बी वाला कंपाउंड है ना, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करें और कमेंट्स में इसका करेक्ट IUPAC नेम लिखें। ऑल राइट, सो इसको आप सब एज होमवर्क भी ले सकते हैं इस सेशन के बाद, कि आपको ये जो बी वाला कंपाउंड है ना मॉलिक्यूल, इसका आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन या जिस भी आपको ओपन करके लिखना है, और इसका करेक्ट IUPAC नेम कमेंट्स में कमेंट करना है। तो देखो ए का मेरे पास है 2, ए का 2, और सी का मेरे पास है 4, सो सी का 4 इस वाले ऑप्शन में, तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है।
So again, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर टिल दी एंड, एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया सो डू लाइक दी lecture and share it with your friends. Thank you for watching this lecture and do subscribe to the channel Gaurav Roy. Bye.